बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसने भेजा था मुझे? आयशा तुमने भेजा था ना कि मिस इसको कैसे करेंगे 4 सोर्सेज के साथ? जी मिस मैंने तुमने ही भेजा था ना। देखो आज ये आ गया। आप लोगों को यूजुअली लगता है कभी-कभी कि चारों की चारों सोर्सेज को एक साथ गैदर करके हम आंसर किस तरह से लिख सकते हैं और आता क्वेश्चन कैसे है। इसके देखो मल्टीपल हमारे पास वेरिएंट्स हैं। 19 का वेरिएंट है, 18 का वेरिएंट है, 16 का भी है, 14 का भी है। राइट एन अकाउंट ऑफ हाउ द 4 सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ आर यूज्ड टुगेदर। 4 सोर्सेज उन्होंने आराम से आपको कह दिया, यानी 2 प्राइमरी 2 सेकेंडरी। अब तुम्हारा काम है तुम इसको कैसे अनफोल्ड करते हो। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके सामने प्लेन क्वेश्चन थ्रो किया गया है। राइट एन अकाउंट ऑफ हाउ द 4 सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ आर यूज्ड टुगेदर। ये भी सिंपल है। द कुरान इज द मेन सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ। राइट एन अकाउंट ऑफ हाउ इट इज यूज्ड विद ईच ऑफ द अदर 3 सोर्सेज। इसमें उन्होंने थोड़ा सा डिटेल में मेंशन कर दिया, लेकिन बात वही कर रहे हैं। राइट डाउन हाउ द कुरान इज यूज्ड विद द अदर 3 सोर्सेज इन इस्लामिक लॉ। मतलब सब कुरान को मिलाकर 4 हो गई, उन्होंने 3 की बात कर ली, बाकी 3 की बात। अब ये क्वेश्चन भी हमने मार्किंग स्कीम उठाई है लेटेस्ट, यानी 2022 की मार्किंग स्कीम हमने उठाई है। ठीक है, 2022 में आया हुआ नहीं, 2019 में। ये भी आ सकता है बेटा क्वेश्चन, क्योंकि काफी पुराना आया हुआ है, 2019 में आया है लास्ट, उसके बाद अब तक नहीं आया, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। पेपर 1 में अगर नहीं आया तो पेपर 2 में आ सकता है। अगर देखो अब पेपर 1 में क्या आता है उसकी बेस पे पता चलेगा फिर। A comprehensive answer will provide an account of each of the 4 sources। जैसे हमने अभी ऊपर कुरान की अलग से डेफिनेशन की थी, हदीस की अलग डेफिनेशन की थी, यहाँ पर हम चारों की क्या करेंगे, अलग अलग डेफिनेशंस करेंगे। यानी हम कुरान की डेफिनेशन लिखेंगे, हदीस की डेफिनेशन लिखेंगे, इजमा की लिखेंगे और कयास की लिखेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? यस मैम। बिल्कुल उसी हिसाब से चलेंगे हम। लॉ एंड हाउ दे इंटरेक्ट विद ईच अदर। फिर उसके बाद हम ये लिखेंगे कि आपस में इनका रिलेशन क्या बनता है, यानी एक दूसरे को एंडोर्स कैसे कर रहे हैं। मीन्स दैट कि क्या कुरान एंडोर्स करता है। हमने देखो सबकी एंडोर्समेंट अलग अलग पढ़ी है। हमने ये भी पढ़ा है कि कुरान हदीस को कैसे एंडोर्स कर रहा है, कुरान इजमा को कैसे एंडोर्स कर रहा है, कुरान कयास को कैसे एंडोर्स कर रहा है। हम तीनों का लिखेंगे अलग अलग। फिर उसके बाद एक कैंडिडेट में इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, ऑल अदर रेलेवेंट पॉइंट्स मस्ट बी क्रेडिटेड। कैंडिडेट शुड राइट अबाउट द प्राइमरी सोर्सेज कुरान एंड हदीस एंड सेकेंडरी सोर्सेज इजमा एंड कयास। फिर तुम लोग क्या करोगे, एंडोर्समेंट देने के बाद यू विल डिफरेंशिएट बिटवीन द सोर्सेज। आप लोग ना प्राइमरी को अलग और सेकेंडरी को अलग कर दोगे। मैंने एक बड़ा अच्छा पॉइंट बताया था आपको उस दिन मैसेज पे, सलार मुझसे पूछ रहा था शायद। सलार है क्लास में? सलार है क्लास में? नहीं है? किस कदर निकम्मे बच्चे हैं यार तुम लोग। पेपर होने वाले हैं और तुम लोग अभी भी ना सब क्लास में नहीं है। इबादुल्ला नजर आ रहा है मुझे, बिलाल भी नजर आ रहा है। ये लड़कों से मुझे ज्यादा बस खौफ है आता है। अगर मैं वाले बच्चे आ पीछे जाते हैं। बैठा बैठा इस पीछे बैठा सलार है क्लास में, पीछे बैठा है। हाँ सलार मेरे साथ है। साथ है तुम्हारे यहाँ। फिर जब बेटा मैं तुमसे पूछूंगी सलार, फिर क्लास में ना, जब तुम लास्ट टाइम भी बैठे हुए थे लेकिन तुम्हें कुछ नहीं समझ में आया। रिकॉर्डेड है ना ना, मिस क्लास में से बोला हम वो हाँ इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इसीलिए मिस तो, नहीं है क्लास में। इसीलिए तो। मिस क्लास में हूं मैं। हाँ कि मैं आप लोगों को बता रही थी, क्या क्या बता रही थी, मैं बीच में वहां पर लग गई। हाँ कि आप लोग क्या करेंगे, मैंने आपसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताया था कि प्राइमरी को प्राइमरी क्यों और सेकेंडरी को सेकेंडरी सोर्सेज क्यों कहते हैं। ये जो डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, ये क्यों किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, बताइए। ये आप लिखेंगे अपने आंसर में, बताओ। मैंने बताया था ये तुम लोगों को। प्राइमरी सोर्सेज लॉ फॉर्मुलेट करती है और सेकेंडरी फोर्सेस नहीं करती। वेरी गुड। ये मैंने आप लोगों को पॉइंट बताया था, याद है किसी को? सब लोगों को सुन बैठे हुए तुम लोग यार। मैंने सलार तुम्हें याद है, तुमने मुझसे मैसेज करके पूछा था कि मिस आपने क्यों आपने क्या कहा था कि प्राइमरी प्राइमरी क्यों है और सेकेंडरी सेकेंडरी क्यों है। इसका ये आंसर है और ये आप लिखेंगे अपने आंसर में। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन कि प्राइमरी सोर्सेज प्राइमरी क्यों है, बिकॉज दे देमसेल्फ फॉर्मुलेट लॉ एंड दे डू नॉट नीड एनी अदर सपोर्ट। they do not need any external support to formulate the law। प्राइमरी सोर्सेज को प्राइमरी सोर्सेज कहा इसलिए जाता है क्योंकि वो खुद से लॉ फॉर्मुलेट करती हैं और उनको लॉ फॉर्मुलेट करने के लिए किसी तीसरी एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं है। हाउएवर इजमा एंड कयास दे बोथ आर द सेकेंडरी सोर्सेज एंड दे डू नॉट फॉर्मुलेट द लॉ। दे आर नॉट इवन एंटाइटल्ड टू फॉर्मुलेट द लॉ।
दे ओनली सपोर्ट द लॉ, वो ऑलरेडी जो बना हुआ लॉ है उसको सपोर्ट करती हैं बस, वो खुद से लॉ को फॉर्मुलेट नहीं करती हैं, स्टैब्लिश नहीं करती हैं, ठीक है। आपने फिर ये कहानी लिखनी है यहाँ पर। उसके बाद आप लिखेंगे द कुरान इज एन अथॉरिटी इन इस्लामिक लॉ, इट इज द वर्ड्स ऑफ गॉड। ये सारी बात हम ऊपर भी कर चुके हैं, कुरान की डेफिनेशन आपने एक दफा लिख ली है, दोबारा मत लिखिएगा। इट कंटेन्स द मेन टीचिंग्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम बाय विच मुस्लिम्स शुड लिव, ये भी आप ऊपर लिख चुके हैं, अगर डेफिनेशन के अंदर दोबारा नहीं लिखिएगा। द सुन्ना इज द, फिर हमने वही जो एग्जाम्पल की बात की थी हमने के डेफिनेशन की, आपको डेफिनेशन देनी है, वो हम ऊपर बात कर चुके हैं। दीज एम्फसाइजेस एंड एक्सपेंड ऑन वर्सेस इन द कुरान, फॉर एग्जाम्पल ज़कात, हमने जैसे ऊपर एग्जाम्पल दिए उस तरह अभी एग्जाम्पल मत दो। मार्किंग स्कीम ना जिस तरह से चल रही है रैंडम चल रही है, मैं आपको बताती हूँ जिस तरह से सीक्वेंस के अंदर, आप उसी सीक्वेंस के अंदर अपने आंसर को मेंशन करिएगा। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, द कुरान गिव्स परमिशन टू, अब आप लिखना शुरू करेंगे कि एक दूसरे को सपोर्ट कैसे करिए। द कुरान गिव्स परमिशन टू फॉलो द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एंडोर्समेंट है। मैंने अभी कहा आप लोगों को ना कि एंडोर्समेंट के लिए भी आप कुरान की एक एक वर्ड सीखेंगे, तीनों के एंडोर्समेंट के लिए, इजमा, हदीस, इजमा एंड कयास। तो फिर उसके बाद आता है द हदीस आर यूज्ड व्हेन द कुरान इज साइलेंट ऑन अ मैटर, ये हम कर चुके। इनहेरिटेंस गिवन टू ग्रैंड मदर, वही ग्रैंड मदर वाली एग्जांपल आप इसके अंदर लिख सकते हैं जो ऊपर आपने लिखी है। आप ग्रैंड मदर अगर आपको सही से नहीं आती बेटा कोई बात नहीं, आप थेफ्ट की लिख लो, आप एडेबल वाली लिख लो, आप जो आपका दिल चाहे आप लिखो, बट हदीस के साथ कोई एग्जाम्पल जरूर होनी चाहिए, एलाबरेटेड एग्जाम्पल, ठीक है। द हदीस आर important because the prophet sallallahu was the final and perfect messenger to follow, प्रॉफिट सल्लल्लाहु के बाद कोई नबी भी नहीं आएगा, इसकी उनकी शरीयत कंप्लीट है। द हदीस ऑफ मुआज इब्न जबल, ये किसका रेफरेंस है? हदीस ऑफ मुआज इब्न जबल किस चीज को, कौन सी सोर्स का वो है ये एंडोर्समेंट? कियास कियास का है। कयास का है, कयास का इजमा कियास मैंने है। पिटोगी बेटा मुझसे, इजमा का नहीं है, कयास का है। इजमा में मैंने आपको बताई थी ना, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा माई कम्युनिटी विल नेवर बी अग्रीड अपॉन एन एरर, इजमा की तो वो है। ये हदीस मुआज बिन जबल किसका रेफरेंस है? कियास। कयास का, राइट, कयास का रेफरेंस है, तो इसको कयास में ही लिखिएगा। फाइनल एंड परफेक्ट मैसेज टू फॉलो द हदीस, अच्छा व्हेन नीदर ऑफ द कियास। प्राइमरी, अब हम फिर बात करेंगे कि जब प्राइमरी सोर्सेज साइलेंट हैं तो फिर हम बात करेंगे, फिर हम जाएंगे सेकेंडरी सोर्सेज की तरफ। अच्छा, प्राइमरी सोर्सेज ऑफर आंसर्स देन इजमा एंड कयास कैन बी यूज्ड, दीज आर यूज्ड मेनली फॉर इश्यूज दैट डिड नॉट अराइज एट द टाइम ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाहिर सी बात है इजमा हम उन्हीं मैटर्स में करेंगे अगर हमारे पास पहले से कंपेनियंस का इजमा मौजूद है किसी चीज के ऊपर, या प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजमा मौजूद है, तो वी विल नॉट परफॉर्म अनदर इजमा, क्योंकि हमारा इजमा उनके इजमा को चैलेंज कर ही नहीं सकता। मैंने शुरू में आपको कहा था इजमा की डेफिनेशन में, तो हम उस चीज पर इजमा करेंगे जिस चीज पर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या उनके कंपेनियंस ने कभी भी इजमा नहीं किया। फिर हम इजमा की इन्होंने डेफिनेशन दी हुई है, हम इसी तरह से आगे एंडोर्समेंट दी हुई है, माई कम्युनिटी विल नेवर बी अग्रीड अपॉन एन एरर, ये वाली हम इसी तरह से लिखेंगे। आप अपना सीक्वेंस वो रखिएगा जो सीक्वेंस जैसे मैंने बताया आपको ना, ये तो गड़बड़ सीक्वेंस पे चल रही है आपकी मार्किंग स्कीम, क्योंकि पुरानी है, अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया नहीं है। अब मार्किंग स्कीम बहुत ज्यादा सीक्वेंस के अंदर बनाई जाती है। 2018 2019 तक ना मार्किंग स्कीम को बस एक स्केलेटन के तौर पे लिया जाता था, सिर्फ पॉइंटर्स दिए जाते थे। अब मार्किंग स्कीम आपको इवन के सीक्वेंस तक बताती है, तो आप वो जो सीक्वेंस मैंने आपको बताया उसी सीक्वेंस को आप फॉलो करिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इजमा की एग्जांपल उन्होंने दी है, कंपाइलेशन ऑफ द कुरान, उन्होंने एग्जांपल दे दी उनके टाइम की, कंपेनियंस की टाइम की, आप एक एग्जांपल प्रॉफिट के टाइम की भी दे दीजिएगा। अजान पूरी डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन आप कम से कम लिख दीजिएगा कि अजान वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द कंसेंसस ऑफ द ओपिनियन मींस इजमा, and also before all the battles prophet sallallahu alaihi wasallam used to establish majlis shura, that was also an example of ijma, वो भी इजमा की एग्जांपल थी। फिर उसके बाद कंपाइलेशन ऑफ द कुरान एंड द इलेक्शन ऑफ हजरत अबू बकर was also done by the ijma, वो भी इजमा के थ्रू हुआ। उसके बाद अब एग्जांपल वो आपको क्या दे रहे हैं, सम इश्यूज dealt with the ijma have been at the time of the caliphs, ही ये हमने कर लिया। अब आजकल के दौर में the permissibility of IVF, तुम लोगों को याद है मैंने आईवीएफ की आपको पूरी कहानी सुनाई थी। क्लाउड, ये खुद पिक्चर लिए तुमने? वाह कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ बेटा, मैंने आप लोगों को आईवीएफ की एग्जांपल दी थी, बताइए। आईवीएफ की एग्जांपल आईफर वालों को नहीं पता होगी, मैंने ऑनलाइन वालों को बताई थी, याद है? बताओ आईवीएफ क्या है बेटा, किसी को पता है? जी मिस मुझे मैंने पता उस है। दिन ऑनलाइन वालों को बताई इस वजह से थी क्योंकि मार्किंग स्कीम में मेंशन है
तो ये बेसिकली IVF इज द फुल फॉर्म ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये एक मेथड है टेस्ट ट्यूब बेबी के थ्रू। इसमें क्या फिर से बताएगा, हाँ, फिर से बताएगा। इन इन विट्रो VITRO फर्टिलाइजेशन। विट्रो भी पढ़ते हैं कुछ लोग, वाइट्रो भी पढ़ते हैं, मर्जी आपकी। INNVITRO वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये एक मेथड है जो कि प्रोसेस है जो कि यूज किया जाता है व्हेन a couple is unable to give birth to a child। अगर उनके किसी के यहाँ बच्चे नहीं हो रहे हैं तो IVF के मेथड को फॉलो करके टेस्ट ट्यूब बेबी की तरफ जाया जाता है, जिसकी जो कि IVF प्रोसेस कहलाता है, और उसके थ्रू फिर फर्टिलाइजेशन हो जाती है। एंड इट देयर आर सम कंडीशंस, देयर आर सर्टेन कंडीशंस फॉर दिस। इसके लिए बहुत सारी कंडीशंस हैं विच वर सेट बाय द हदीस, जो कि हदीस को देखकर निकाली गई हैं, और इजमा के थ्रू उसको इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ऑल्सो, ठीक है। ये कपल टू कपल भी वेरी करता है। ये हो सकता है कि किसी एक कपल को इसकी परमिशन हो और दूसरे कपल को इसकी परमिशन ना हो। इट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टेंसेस ऑल्सो, क्योंकि इजमा जो है वो सर्कमस्टेंसेस की वजह से बदल जाता है। तो ये इन जनरल इसकी परमिशन नहीं है IVF की कि एवरीबडी इज अलाउड टू डू दिस प्रोसेस। दिस इज नॉट अलाउड बाय इस्लाम, ठीक है। ये आपको पूरी इसके अंदर डिटेल लिखनी है अगर आप IVF की लिख रहे हैं, चूंकि मार्किंग स्कीम 2 जगह पर दे रही है IVF के प्रोसेस को, इसलिए मैंने जरूरी समझा कि मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर दूं। This is basically unnatural method of fertilization in human, ठीक है। ह्यूमंस के अंदर ये नॉन नेचुरल मेथड है फर्टिलाइजेशन का। एक तो नेचुरल प्रोसेस तो सबको पता है, जिस प्रोसेस से हम सब दुनिया में आए हैं, वी ऑल नो दिस। लेकिन इसके अलावा एक प्रोसेस साइंटिफिकली यूज होता है। पहले वो सिर्फ गोरे यूज किया करते थे, हमारे यहाँ नहीं इस्तेमाल होता था मुसलमानों में, बट थ्रू इजमा इट वाज परमिसिबल एंड इट इज नॉट परमिसिबल इन जनरल, राइट। देयर आर सर्टेन कंडीशंस एंड कपल शुड मीट दैट दोज कंडीशन। किसी भी कपल को उन कंडीशंस को मीट करना जरूरी है। हलाल हराम के बहुत सारे इसके अंदर पहलू हैं, हलाल हराम के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं विच मस्ट बी फॉलोड, जिनको फॉलो करना जरूरी है। एवरीबडी कैन नॉट गो फॉर दिस ट्रीटमेंट। हर बंदा इस ट्रीटमेंट के ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। ये आपने अपने उसमें डिटेल में लिखना है। एंड ऑल दीज डिटेल्स आर टेकन आउट फ्रॉम कुरान एंड हदीस। IVF को अगर परमिसिबल करार दिया गया है तो भी उसको कुरान और हदीस के थ्रू ही किया गया है, लेकिन विद सर्टेन कंडीशंस, ठीक है। कयास इज एनालॉजी, फिर आती है कयास की एग्जांपल। कयास इज एनालॉजी वेयर वन इस्लामिक रूलिंग इज कंपेयर्ड विद अनदर डिराइव्ड अ न्यू रूलिंग for a new issue. Example of this could be the use of cocaine being prohibited। अच्छा, cocaine क्या होती है पता ही होगा यार, मुझसे ज्यादा पता होगा। नशा है मिस, नशा। हाँ ना, ड्रग्स है ना, ड्रग्स में आती है ये। तो अब ये कुरान के अंदर तो लिखा हुआ ही नहीं है कि कोकेन जो है वो प्रोहिबिटेड है, लेकिन हमने देखा कि वाइन प्रोहिबिटेड है एंड इट इज गिविंग द सेम इफेक्ट। व्हाट एवर विल गिव द सेम इफेक्ट इट विल बी प्रोहिबिटेड। आप फिर पूरी एग्जांपल पर अनफोल्ड करेंगे। आप यहाँ पर कयास की जो हमने पूरी एग्जांपल पढ़ी थी वाइन वाली, आप यहाँ पर पूरी एग्जांपल जो है वो उसको अनफोल्ड करेंगे, ठीक है। ऑन द बेसिस दैट इंटॉक्सिकेशन आर प्रोहिबिटेड, जो मैंने आपको इंटॉक्सिकेशन से रिलेट करके असल, फर, इल्ला, हुक्म, ये चारों आप इसके अंदर मेंशन करेंगे, ठीक है। आइए आखिर में, मुझे लगा मार्किंग स्कीम नहीं दे रही, लेकिन दिया हुआ है। कैंडिडेट्स कुड मेंशन द एलिमेंट्स ऑफ कयास, असल, फर, इल्ला एंड हुक्म। आप पूरी ही एग्जांपल के साथ ही असल, फर और इल्ला और हुक्म को, कोकेन आप लिखेंगे क्या है, फर है और असल है। फर मैम, हाँ, फर, फर है। असल क्या था, हदीस है ना, कौन सी वाइन, वाइन, वाइन वाली जो हदीस है, असल वाइन है। वाइन की जो हदीस है फिर हम वो भी लिखेंगे क्या, एवरी इंटॉक्सिकेशन इज वाइन एंड एवरी इंटॉक्सिकेशन इज प्रोहिबिटेड, हराम, हराम, ठीक है। तो हम इसको फिर इस तरह से लिखेंगे। इला किया गया रीजनिंग के थ्रू, क्या रूट कॉज क्या निकला, इंटॉक्सिकेशन, रूट कॉज इज इंटॉक्सिकेशन। सो हुक्म केम, फतवा केम, वर्डिंग केम दैट एवरीथिंग व्हिच विल गिव द इफेक्ट ऑफ वाइन इट इज प्रोहिबिटेड, फॉर एग्जांपल कोकेन और एनी अदर थिंग, जो भी इसके अलावा भी ड्रग्स होंगे। द सेकेंडरी सोर्सेज डू नॉट contradict the primary sources but rather use the primary sources as a basis for possible answer, ठीक है। आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे कि कॉन्ट्राडिक्ट तो हो ही सकती है और है भी नहीं है। अगर आप कॉन्ट्राडिक्ट है भी नहीं और है भी, हो सकती भी नहीं, ठीक है। ये इज नॉट पॉसिबल इन द लॉ। समझ में आ गया बेटा, 4 सोर्सेज वाला। हाँ बेटा, बताओ बेटा।
बस इतना जो अभी जो न्यू इश्यूज हैं उनमें से और कौन से इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हो सकते हैं एक्सेप्ट आईवीएफ? एग्जाम्पल बेटा है जो कि हज को और उम्रा को प्रोहिबिट कर दिया गया था। ओके फिर मिश। कांग्रीगेशनल प्रेयर वाला है, कोविड के दौरान कांग्रीगेशनल प्रेयर पर भी पाबंदी लगा दी गई थी ना, जी। वो भी कर सकते हैं आप। फिर सफ के अंदर गैप आप नहीं रख सकते, वो भी इजमा के थ्रू किया गया था। अभी एक और लोग सुनने में आ रहा है कि ये भी बड़ा कॉमन इशू है कि महरम के बगैर आप ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके लिए क्या कहते हैं, हज के लिए और उम्रा के लिए। तो इसके अंदर भी बहुत सारी इजमा के थ्रू चीज़ें आ रही हैं। कुछ लोगों को, सर्टन लोगों को परमिशन मिल जाती है, वो भी इजमा के थ्रू मिल जाती है। जिन लोगों के पास महरम नहीं है वो क्या करें, तो अब उसके एज पे भी डिपेंड करता है। आप लोगों को ये कुछ लोग तो, तुम लोगों में से जनरेशन वाले लोग तो जानते हैं, मिस अकबर अली आपको पता है अकेली ही हज करके आई हैं बगैर महरम के, बिल्कुल अलोन। हाँ जी। तो वो पता है क्यों करके आई हैं? क्योंकि उनकी एज थी, एज का 60 से ऊपर थी ना वो, तो उनको परमिशन मिल गई थी। तो एज फैक्टर की वजह से और भी दूसरे रीजन हो सकते हैं, आपको परमिशन मिल जाती है। आप किसी ग्रुप के साथ, ऐसे ग्रुप के साथ जा रहे हैं जिसमें सिर्फ खवातीन हैं आप ही जैसी, तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो बहरहाल ये सब एग्जांपल्स इजमा की है, इजमा के थ्रू परमिशन मिल जाया करती है। और रुयत हलाल कमेटी बेटा, चांद देखने की जो कमेटी, अभी उस दिन चांद कैसे निकाला, पूरी दुनिया ने 30 रोजे रखे हैं, हमने 29 रखे हैं सिर्फ पाकिस्तान ने। इंडिया तक ने 30 रोजे पूरे किए हैं, हमने कहा हम 29 रखेंगे, हम नहीं 30 रोजे रख रहे। जाओ।